सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 5 दिन के अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश लौट रहे हैं। सुबह करीब 4 बजे नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन से रवाना हो चुके हैं। दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच तकरीबन 2 घंटे की शिखर वार्ता हुई, जो तय समय से 1 घंटे ज्यादा थी। इस वार्ता में ओबामा ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में साथ का भरोसा दिलाया, साथ ही 3 स्मार्ट सिटी बनाने में भी अमेरिका मदद करेगा। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। मोदी ने अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया, लेकिन परमाणु ऊर्जा पर बात नहीं बन पाई। बस बात आगे बढ़ाने की औपचारिकता पूरी की गई। 5 दिन के दौरे के बाद सभी की जुबान पर एक ही सवाल है, अमेरिका से भारत को क्या मिला और मोदी ने अमेरिका को क्या दिया। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब अपनी अपनी बातें बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की ओर से सामने रखी गई, वहीं यूएन में उनका भाषण, मेडिकल स्क्वायर और कुल मिलाकर ये दौरा सफल रहा। लेकिन अमेरिका से क्या मिला, सबसे बड़ा सवाल यही है। दक्षिण एशिया सहित पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में पनप रहे आतंकवाद की चुनौतियों पर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। हमने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, आतंकवाद के मसले पर पूरी तरह से हमने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, आतंकवाद के मसले पर पूरी तरह से भारत का साथ देगा अमेरिका, खुफिया जानकारी साझा करेगा और इसके साथ ही दाऊद को पकड़ने में भी अमेरिका मदद करेगा। इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह, जो कि पूर्व ऑफिसर हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट NK सिंह स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं गुड़गांव से। सबसे पहले NK सिंह साहब, आपसे ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, दाऊद को पकड़ने में अब अमेरिका और बराक ओबामा मदद करेंगे हिंदुस्तान की, एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी कम से कम इसको देखा जा सकता है। हाँ, देखिए, इंटेलिजेंस एक्सचेंज, हालांकि RSN सिंह रहे हैं रॉ में, तो इसलिए उनकी जानकारी काफी अच्छी होगी इस बारे में। लेकिन इंटेलिजेंस शेयर कोई आज से नहीं है, काफी पहले से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इस तरह का है कि दाऊद को पकड़ने में मदद करेगा, तो एक जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो अमेरिका की चेंज हुई है, भारत की तरफ काफी आई है, क्योंकि पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर अमेरिका काफी कॉशियस रहता था। बिल्कुल। तो अगर वो कह रहा है कि नहीं, दाऊद जो कि हमारा टारगेट है, हमारा एक नंबर 1 कल्पेबिलिटी जिसकी रही है 1993 के दंगों में, उसको पकड़ने में अगर कहीं मदद करता है तो ये स्ट्रेटेजिक चेंज है और हमारे उसके रिलेशंस, इसका मतलब काफी दूर तक अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के रेफरेंस में तो एक तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये है कि एक क्विड प्रो को हुआ है, आदान प्रदान। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा दिलाया है, भारत के प्रधानमंत्री ने, कि हम न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन को लेके जो लाइबिलिटी क्लॉज है उसको कुछ रिव्यू करेंगे। अगर रिव्यू कह रहे हैं तो इसका मतलब शायद कुछ डायल्यूशन हो सकता है। हालांकि डोमेस्टिक टर्फ पे उनको काफी फेस करना पड़ेगा, घरेलू मोर्चे पे उनको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अपोजिशन को एक मुद्दा मिलेगा। उधर WTO को लेके उन्होंने कहा कि साहब फूड सिक्योरिटी पे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। WTO पर आएंगे सर, एक बार आतंकवाद को लेकर यही सवाल RSN सिंह आपसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर दाऊद इब्राहिम को पकड़ने को लेकर भारत मदद मांगता है और अमेरिका उसके लिए तैयार हो जाता है। देखिए, अमेरिका में जो कुछ भी बातचीत हुई, मैं उसको दाऊद के लेवल तक मैं नहीं, उतने नीचे लेवल पे मैं नहीं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे अहम बात ये हुई है कि मोदी साहब ने ये चीज़ बोली कि ये बोला कि आप दोबारा वो गलती ना कीजिएगा जब उस समय किए थे, जब अफगानिस्तान पे वो सोवियत फोर्सेज जब वहां से लौट आए थे जी, तो वो गलती मत कीजिएगा। टेररिज्म को प्रमोट करने वाली गलती तो उन्होंने अब इसी बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट उसके कुछ घंटों के बाद साइन हुआ है। वो मैं ये नहीं कहता कि मोदी साहब के कहने से ये साइन हुआ है, लेकिन एक फॉरेन सॉइल पर इतनी बड़ी बात कह देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री था। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी भी
आशंका थी कि एक बार जब अमेरिकन फोर्सेस मान लो विड्रॉ कर जाते हैं तो उसका असर हमारे यहाँ दहशतगर्दी पर क्या पड़ेगा, कश्मीर पर क्या पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि वहां पर करीब 10,000 के करीब ट्रूप्स रहेंगे, अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे। मेरे ख्याल से कुछ फैसिलिटीज, बेस फैसिलिटीज भी वहां मेंटेन करेंगे। नहीं तो अगर वो बिल्कुल ही ऐसे यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाते तो वो वैक्यूम जो है, वो वैक्यूम हो सकता है कि ये जितने ये आउटफिट्स हैं आपके तालिबान के जैसे हकानी नेटवर्क, वो सक्रिय हो जाते हैं, अलकायदा सक्रिय, उसका असर हम पर भी पड़ता। तो अपने आप में ये मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। दूसरी चीज लोगों ने इस पे शायद तवज्जो नहीं किया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ सीज पर बात हुई है। इसका मतलब कि हम भी कहीं न कहीं वो साउथ चाइना सी, एशिया पैसिफिक रीजन में एक अहम प्लेयर बनने जा रहे हैं। एक इनडायरेक्ट वे में ये कहने का तरीका है। एनके सिंह साहब ने बिल्कुल सही फरमाई है। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हमेशा से होते रहा है, ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर दो देश चाहे उनके जैसे भी ताल्लुकात हों, वो ऐसा कोऑपरेशन करते रहते हैं, जो कि ऑब्वियस रीजंस के लिए पब्लिक में नहीं उसको लाया। तो आपको इसमें कुछ नया नजर नहीं आता है? नहीं, नया है जो बताया ना इन्होंने कि नया उस है कि अफगानिस्तान को लेके अगर वहां फॉरेन टर्फ पे उनके यहाँ जाके आप ये बात कहते हैं कि भाई आपने ये सब आपका किया हुआ है, बिल्कुल आपने प्रमोट किया था टेररिज्म, जिसका जो आज आपके गले पड़ गया, मेरे गले पड़ गया है, तो कम से कम खुदा के लिए बात अब ना करिएगा। अगर ये कह रहे तो इसका एक मतलब है कि नहीं, इनकी बात को तरजीह दी जा रही है। बिल्कुल। सीधे राहुल देव जी के पास चलते हैं। राहुल देव जी, लेकिन अगर हम एक बार फिर से आ जाए, दाऊद को पकड़ने का जो भरोसा दिलाया गया है अमेरिका की ओर से, आपको लगता है क्या कम से कम अब इससे पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा? देखिए, ये जो 4 नाम लिए हैं इस दोनों नेताओं ने और उनके बयान में, जो चारों पाकिस्तान में आधारित, पाकिस्तान में सक्रिय काम करने वाले, जो एक उसमें डी कंपनी दाऊद की सिर्फ एक है, बिल्कुल, लेकिन उसमें लश्कर तोयबा का नाम है, उसमें जैश मोहम्मद का नाम है और उसमें हक्कानी ब्रदर्स का नाम है। मैं समझता हूं आर एन सिंह ज्यादा जानते होंगे, शायद पहली बार हुआ है कि इस उच्चतम स्तर पर नेताओं ने जो साझा बयान जारी किया उसमें 4 नाम संगठनों के दिए गए हैं। बिल्कुल। तो उसमें पाकिस्तान का सिर्फ नाम नहीं है, लेकिन ये चारों पाकिस्तान के ही गोद में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के लिए इसका संकेत बहुत साफ है। मैं समझता हूं कि जिस साफगोई से और जिस लगभग आश्चर्यजनक साफगोई से नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बात की है ओबामा और उनके अमेरिकी अधिकारियों से अफगानिस्तान के बारे में, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, उस समय उस साफगोई से भी थोड़ा वो लोग चकित हुए हैं, ऐसा पाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर जो राजनयिक वार्ताएं होती है उसमें बड़ी बचा के बातचीत की जाती है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी अफगानिस्तान को लेकर चिंताएं बहुत साफ और दो टूक तरीके से सामने रखी हैं और लगता है कि उसका असर भी कुछ हुआ है। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि शायद पहली बार अफगानिस्तान में के संदर्भ में ये दोनों देशों ने कहा है कि वो कोलैबोरेट करेंगे, न केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, न केवल एक दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे, वो कोलैबोरेट करेंगे, यानी मिलजुल कर काम करेंगे। ये एक शब्द भी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि एक नई दिशा और नए तरह की दोस्ती और संबंध की ओर इशारा कर रहा है। जाहिर है कि अफगानिस्तान में जो भी कोलैबोरेशन होगा वो जितना नागरिक होगा उससे कहीं ज्यादा सैनिक कोलैबोरेशन होगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, शायद सबसे बड़ी उपलब्धि इस वार्ता की हो। बिल्कुल। और कूटनीतिक रिश्तों में शब्दों के बड़े मायने होते हैं और हमने कई ऐसे शब्द देखे हैं जो ये दिखाते हैं कि दोनों के बीच परस्पर जो विश्वास है वो किस कदर बढ़ा है और साथ साथ चलने का जो नारा बुलंद किया गया है भारत और अमेरिका की ओर से, वास्तव में अब दूर तलक उसका असर भी देखा जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। आओ साथ साथ चलें। जब अमेरिका से ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि हमें मिला क्या और हमने दिया क्या अमेरिका को। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने WTO के मुद्दे पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बात की। मोदी ने उम्मीद जताई कि फूड सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताओं का समाधान जल्द से जल्द होगा। WTO के मुद्दों पर हमारी बड़ी खुलकर के बातचीत हुई। भारत ट्रेड फैसिलिटेशन का समर्थन करता है। हमारे साझा हितों को ध्यान में रखकर हम अपने सिक्योरिटी डायलॉग और
डिफेंस रिलेशंस को और आगे बढ़ाएंगे। मैं यूएस डिफेंस कंपनीज को, विशेषकर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज के विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। WTO और डिफेंस के मुद्दे पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। कल जो बातें उनकी ओर से रखी गई, इसको किस तरह से देखा जाए? एनके सिंह सर। देखिए, बड़ा पॉजिटिव ये रहा है क्योंकि WTO सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू था और शायद अमेरिका उसका सबसे बड़ा जो गुस्सा था वो अमेरिका को सबसे ज्यादा था जब WTO की मीटिंग में इंडिया ने अपना स्टैंड पॉइंट रखा और खास करके फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो आपको कोई 30 मिलियन टन इमीडिएटली देना रहता है, उसको लेके जब ये हुआ कि भाई सब्सिडाइज्ड हम फूड देंगे क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी बहुत है और प्रति व्यक्ति जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे काफी कम मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए सब्सिडाइज करना पड़ेगा। तो जब ये कहा उन्होंने तो अचानक ये हुआ कि साहब ये तो एक तो आपके पैरामीटर, क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा और WTO के करार के ये खिलाफ होगा। तो इंडिया ने बिल्कुल अपना मतलब एकदम फर्मली कहा कि नहीं, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो अमेरिका ने इस पे एक डाइल्यूशन दिखाई दे रहा है ज्वाइंट स्टेटमेंट पे कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसको मान लिया है कि हाँ भारत की बड़ी जरूरत है और इस पे अमेरिका ने अपना स्टैंड डाइल्यूट किया है, जो कि बहुत बड़ा हमारा एक सक्सेस है क्योंकि अमेरिका लगातार WTO में दबाव डाल रहा था कि इंडिया फूड सिक्योरिटी को जो सब्सिडी दे रहा है वो गलत है। तो एक तो अमेरिकन इंटरेस्ट, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट ट्रेड है, सिर्फ भारत का सर्वाइवल है, गरीबों का सर्वाइवल है, दोनों के स्टेक्स में अंतर है। तो ये अमेरिका ने मान लिया, ये एक बड़ी बात है। इधर न्यूक्लियर में जो डिफेंस का आप कह रही हैं, सिविल न्यूक्लियर जो आपका वो है एस्टेब्लिशमेंट की बात है, उसको लेके जो आपका लायबिलिटी एक्ट बिल है उसमें एक डाइल्यूशन की बात है कि वो कहीं नरेंद्र मोदी ने वादा किया हम इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं डाइल्यूशन होगा। जो कंडीशनलिटीज आपने रखी हैं, जो लोग यहां पे लगाएंगे, अमेरिका के या बाहर के लोग यहां पे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट लाएंगे, उनके लिए लायबिलिटी क्लॉज काफी पेनल्टी का था यूनियन कार्बाइड के। रिव्यू का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं डाइल्यूशन होगा। जो कंडीशनलिटीज आपने रखी हैं, जो लोग यहां पे लगाएंगे, अमेरिका के या बाहर के लोग यहां पे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट लाएंगे, उनके लिए लायबिलिटी क्लॉज काफी पेनल्टी का था। यूनियन कार्बाइड के किस्से के बाद ये इंडिया ने समझा कि नहीं, पेनल्टी क्लॉज ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पे कहीं ना कहीं लगता है कि एक हल्का सा डाइल्यूशन गवर्नमेंट में होगा और गवर्नमेंट में होगा तो अपोजिशन के लिए एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि इसको जरा सा और रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या वो डाइल्यूशन होगा, अगर होगा तो किस नेचर का होगा। चलिए, उससे निपटने के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? हमारे साथ इस वक्त GVL नरसिम्हा राव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले नरसिम्हा राव जी, सवाल आपसे यही है, बीजेपी कौन कौन से ऐसे समझौते हैं जिनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान रही है अमेरिका के साथ? अब देखिए, जो पिछले कुछ 2-3 साल में जिस प्रकार की वहां स्थितियां बनी हैं, जो भारत अमेरिका रिलेशंस में जिस प्रकार की एक तरह से कड़वापन आ गई थी, उसके बाद ये 5 दिन के दौरे से और प्रधानमंत्री की जापान यात्रा पहले और नेबरिंग कंट्रीज में जो गए थे और ब्रिक्स समिट में जो गए थे, उससे एक्चुअली भारत की जो छवि है विश्व भर में, जो कुछ सालों से जिसका काफी उसमें कमी आई है, उसको मैं समझता हूं मोदी जी की यात्रा से अमेरिका जिस प्रकार उनका स्वागत किया है, जिस प्रकार अमेरिका राष्ट्रपति अक्सर इस समय सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि UN जनरल असेंबली के मीटिंग के बाद सभी राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री मुलाकात करना चाहते हैं अमेरिका राष्ट्रपति से। बिल्कुल, और ऐसे समय उनके साथ एक डिनर रखना, सेमी डिनर रखना। आपके पास मेमोरियल पर पहुंचे दोनों ही लोग, यानी कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी, और आपको भारत के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण बता देते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, क्योंकि वहां पर वो महात्मा गांधी की तरह से माने जाते हैं। और यही सवाल लेकर सीधे राहुल देव जी आपका मैं रुख करूंगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बराक ओबामा गाइड की भूमिका में आ जाए और नरेंद्र मोदी को विस्तार से वहां के बारे में जानकारी दें। जी देखिए, जब भी दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में पहली मुलाकात होती है और वो भी भारत और अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण और बड़े देश हों, तो पहली ही वार्ता से बहुत ठोस और आश्चर्यजनक क्रांतिकारी नतीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये मौका होता है एक निजी संबंध बनाने का, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, वो बनाने का। जिस तरह से प्रोटोकॉल को छोड़कर पहले से बनी योजना और शेड्यूल से बाहर जाकर राष्ट्रपति ओबामा नरेंद्र मोदी को लेकर
मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल दिखाने गए जी। वो ही अपने आप में बताता है। और उसके बाद सारे जो 4-5 दिन में हुआ है कि एक अच्छा, बहुत सकारात्मक निजी रिश्ता और आपसी समझ बनाने में दोनों नेता सफल रहे हैं जी। और उसके परिणाम हमें जो जॉइंट जो साझा बयान आया है उसमें भी दिख रहे हैं। जो भारत वहां से लेकर लौट रहा है और जो लेने की आशा बनी है उन सारी चीजों में दिख रही है। तो उस लिहाज से ये बहुत सकारात्मक रहा है। 2 बार, जैसे अमेरिका के विशेषज्ञ ही कह रहे हैं कि ये लगभग दुर्लभ है, उनको याद नहीं आता कि कभी अमेरिकी राष्ट्रपति और किसी आने वाले देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मिलकर एक अखबार में साझा लेख लिखा हो, बिल्कुल, संपादकीय लिखा हो। बिल्कुल, ये भी अभूतपूर्व है। बिल्कुल सही ये कहा एक विशेषता जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जी। ये भी आमतौर पर अमेरिकी विशेषज्ञ ही कह रहे हैं कि 2 दिन में 2 बार मुलाकात होना ये भी लगभग दुर्लभ है और बहुत कम होता है। तो इन तीनों चारों चीजों को अगर मिला लें तो हम ये मान सकते हैं कि एक बहुत सघन, अच्छा निजी रिश्ता दोनों व्यक्तियों के बीच में बना है, जिसका फायदा निश्चित रूप से दोनों देशों को होगा। और वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर हमें अहमदाबाद का साबरमती आश्रम याद आ जाता है, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घुमाते हुए इसी तरह से नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा, आपसे ये सवाल है, अमेरिका दरअसल एक हाथ से लेता है तभी एक हाथ से देता है, और यहाँ पर जिन जिन महत्वपूर्ण समझौतों की तरफ हम आगे बढ़े हैं उनमें से सिर्फ अगर मैं रक्षा की बात कर लूं तो भारत के करीब $250 अरब की रक्षा बाजार पर अमेरिका की नजर है। और इसी वजह से हमने देखा था नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले ही वहां से तमाम बड़े मंत्री और अधिकारी भारत आ चुके थे ताकि एक बीच का रास्ता बनाया जा सके। तो यानी कि दोनों ही देशों पर स्थिति बराबर बराबर की है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो हमने दिया भी है अमेरिका को। अब देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा एक तरफा कोई काम नहीं होता है, बट लेकिन कुछ सालों से स्थिति ये बन गई थी, न भारत के हित में कुछ हो रहा था, न अमेरिका के हित में कुछ हो रहा था। तो एक तरह से एक पैरालिसिस आ गई थी गवर्नेंस में, इससे हमारा भी नुकसान हो रहा था। इसलिए जब अभूतपूर्व इस तरह की मीटिंग्स होते हैं, प्रेसिडेंट ओबामा पूरे ऐसे मिल रहे हैं, दोनों जो 10 साल 20 साल पुराने मित्र हैं, जो कई समय के बाद मिल रहे हैं, कई सालों के बाद मिल रहे हैं, और उस तरह की जो कंफर्ट फैक्टर है वो अपने आप में रिश्तों को एक अलग लेवल पर ले जाने में काम आते हैं। तो निश्चित रूप से भारत को बहुत लाभ इसलिए होगा क्योंकि हम चाहते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन, जो प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा करने के जिस दिन उसकी घोषणा किए थे, उसकी जो, तो निश्चित रूप से भारत को बहुत लाभ इसलिए होगा क्योंकि हम चाहते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन, जो प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा करने के जिस दिन उसकी घोषणा किए थे, उसका जो इनॉग्रेशन किए थे विज्ञान भवन में, उसमें अमेरिकी कंपनियों को, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को एक निमंत्रण देना और उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेना, और अमेरिका राष्ट्रपति इस तरह के रेड कारपेट वेलकम प्रधानमंत्री मोदी के लिए देना, ये बहुत बड़े संकेत है, न सिर्फ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की तरफ पूरा विश्व देखता है। जब अमेरिका की कंपनियां इन्वेस्ट करने जाएगी भारत में, तो उसका बहुत बड़ा असर और साइकोलॉजिकल तौर पर भी हो सकता है, बाकी निवेशकों पर भी होता है। मैं मानता हूं ये 5 दिन में जो काम हुआ है, मुझे लगता है ऐसे कई साल लगते हैं इस तरह की आगे स्टेप्स लेने में, जो 5 दिन में करके मोदी जी ने दिखाया है। मैं मानता हूं इसके दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम होंगे। आई थिंक जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले ही 4 महीने के अंदर करके दिखाए। बीजेपी ऐसा मानती है, लेकिन वास्तव में क्या कूटनीतिक मोर्चे पर नरेंद्र मोदी उस तरह से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 4 महीनों में? क्योंकि जहां भी जाते हैं, जिस भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, दोनों की मित्रता बहुत ज्यादा घनिष्ठ दिखाई देती है तस्वीरों में। फिलहाल न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर और साथ ही रक्षा के साथ और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ बातें रखी गई अमेरिका के सामने, वो आपको सुनाते हैं। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा से आग्रह किया है वह ऐसे कदम उठाएं जिससे भारत की सर्विस कंपनियां यूएस की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सकें। हम दोनों सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे जुड़े मुद्दों को जल्दी सुलझाने के प्रति गंभीर है। यह भारत की
एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी सवाल के साथ आरएसएस सिंह साहब आपके पास आते हुए, दरअसल एटमी करार कानून की वजह से हमने देखा था एटमी करार के बावजूद भी अमेरिकी कंपनियां हिंदुस्तान में करार नहीं कर पाई थी और 20 अरब यूरो की कीमत का मीडियम मल्टीरोल लड़ाकू विमान का सौदा फ्रांस की ओर चला गया था और उस समय हमने देखा था कि इस तरह से निराशा का माहौल दोनों ही देशों के बीच हो गया था। तो क्या अब स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो कोई ये कहता है कि इंडिया $100 बिलियन का मार्केट है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं तो इसको मार्केट के रूप में नहीं देखता हूँ। हम तो अपनी लेजिटिमेट ज़रूरत के रूप में जो भी हम हथियार या असला लेते हैं उसको देखते हैं जी। दूसरी बात, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और ये जो बीजेपी के लीडर प्रवक्ता है उनको भी मैं कहूँगा कि इस चीज़ को मत भूलिएगा कि आप बेसिकली यूएसए एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। और आप कोई भी आप जो कुछ भी होता है, जियोपॉलिटिकल फ्लक्स होता है या आईएसआईएस का हो रहा है या अफगानिस्तान में हो रहा है, ये मत भूलिए कि उसमें कहीं पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऑयल कंपनीज का उनका अपना इम्पेरेटिव्स होता है। तो हमारे जैसे, इस बड़ा ध्यान से ये सुनिएगा कि हमारा जैसा एनर्जी डेफिसिट कंट्री जिसका 70 से 80% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेफिसिट हमको हमारे लिए पैदा करता है, ऐसे कंट्री को बड़ा संभल के चलना चाहिए कि कौन सी चीजें आप उनसे लोगे। जैसे कि बुरा मत मानिएगा, आप देखिए जिस दिन से बच्चा पैदा होता है हिंदुस्तान से, अमेरिकन असॉल्ट जॉनसन एंड जॉनसन से शुरू हो जाता है। उसके बाद तमाम लक्स और ये छोड़ दीजिए, और लास्ट में इस्कॉन के भी मतलब फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव मतलब असॉल्ट है पूरे अमेरिकन कंज्यूमरिज्म का। तो कहाँ मैं कोई स्वदेशी की वो नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोपेगेट नहीं कर रहा हूं मैं, बट ये हकीकत है कि आप जब एक कंट्री जो कि बेसिकली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जी, उसमें सारे आपके सीमेंट इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, सारा इंडस्ट्री आ जाता है, तो उसके साथ आप डील कर रहे हैं। इस चीज को इसको मद्देनजर रखिएगा और इसीलिए आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह में दिक्कत होती है, क्योंकि कोई भी जो कि ऐसा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अपनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के साथ आपसे पार्ट नहीं कर सके करना इसीलिए तो फिर मेक इन इंडिया की बात की जा रही है ना नरेंद्र मोदी। ये न्यूक्लियर डील भी जो है वो हमारे लिए इसलिए फायदे में है क्योंकि हमको ये दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जाना है, जिसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी भी एक बड़ा क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और कल तो उन्होंने डिफेंस के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कही है, उन्होंने आमंत्रित किया है अमेरिका को इसके लिए हिंदुस्तान में। और ये देखिए, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, मेरा अपना ऐसा समझना है कि आप ये इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन पे छोड़ दीजिए, वो किस तरह से वो इसको आगे इसको लेके जाते हैं जी। हमको एज अ स्टेट हम केवल फैसिलिटेट करना चाहिए हमको। बिल्कुल। लेकिन एक और अब हम आ जाते हैं, दरअसल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी हमने देखा था चीन के साथ जिस तरह से हमारी स्थिति मजबूत हुई है, अमेरिका के साथ नहीं हुई है। और वही सवाल लेकर एनके सिंह साहब आपके पास, क्योंकि हमने देखा था अमेरिका और चीन में एक तरह से होड़ लगी हुई थी भारतीय मार्केट को लेकर भी, और चीन उसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा है। और क्या ये भी एक बड़ी वजह रही कि अमेरिका की नजर, चूंकि हमने देखा था चीनी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कई स्टेप उठाए गए हैं विदेशी मोर्चे पर, तो उन तमाम बातों पर भी नजर रही होगी अमेरिका की, और इस वजह से दोस्ती की ये नई शुरुआत उसकी ओर से की गई है। और अब हम कम से कम याचक की भूमिका में नहीं है जो हमेशा रहते थे अमेरिका के सामने। नहीं, स्थितियां बदली है। $1.86 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत जी, तो नेचुरली याचक वाली स्थिति नहीं है। और टर्शियरी सेक्टर में, जिसमें हम अमेरिका से काफी कुछ सर्विसेज देते हैं, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इस समय 56% है हमारे जीडीपी में, तो नेचुरली हम याचक की स्थिति से उबर चुके हैं। जहां तक चाइना और इसका सवाल है, दोनों का ट्रेड वॉल्यूम जो है लगभग 80 बिलियन का है। चाइना भी 80 बिलियन देता है, अमेरिका भी लगभग टच कर रहा है 80 बिलियन। इशू ये नहीं है, 125 करोड़ की पॉपुलेशन, 1.25 बिलियन की पॉपुलेशन, और अगर वो दातून छोड़ के टूथपेस्ट करने लगे तो अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां जिंदा हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि आप कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करना चाहेंगे, जो आरएसएन सिंह ने कहा।
बड़ा सही बात है कि आप क्रेडिट टू ग्रेव हर चीज में तो आप कंजम्पशन पैटर्न चेंज करके उसको मिसमैराइज कर रहे हैं और अपना वो एक ये सोच भी नहीं पा रहा कि हमें क्या कंज्यूम करना है। तो अमेरिका के लिए एक बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। मैं एक फिगर करेक्ट कर दूं, डिफेंस में जो आपने एक फिगर दिया था 225 बिलियन का, जी, वो एक्चुअली गलत है। अच्छा। 225 नहीं है, भारत का बजट ही $55 बिलियन का है, हाँ, 54 बिलियन का, तो ये मार्केट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा मार्केट है हमारा इस समय। 15,235 अरब रुपए का भारत का पूरा जो है। नहीं, हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये वो सही है जो मेरे कैलकुलेशन। हाँ नहीं, आप यूं समझ लीजिए कि 225 लाख करोड़ का इस साल का डिफेंस बजट था, जिसमें इजाफा हुआ, अच्छा खासा इजाफा हुआ, तब की बात है ये कि 225 लाख करोड़ का ये बजट था। इसमें डिफेंस कंपोनेंट आप कितना लेंगे, बाकी सैलरीज पे बहुत बड़ा भाग चला जाता है। तो ये मार्केट ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अमेरिका के लिए एक चार्म इसलिए है, लेकिन कंज्यूमर आइटम्स में सबसे बड़ा चार्म है। और अमेरिका अगर कंजम्पशन पैटर्न अमेरिकन कॉर्पोरेट हाउसेस बदल देते हैं, अब इंडिया कैसे इसमें वो कर सकता है? अभी तक ये था कि हम कंज्यूमर के रूप में देखे जाते थे, हम मार्केट के रूप में देखे जाते थे। जो नरेंद्र मोदी जी ने चेंज किया है वो सिर्फ यही है कि नहीं, हम टूथपेस्ट तो तुम्हारा लेंगे, दातुन छोड़ देंगे, लेकिन बनाएंगे यही, मेक इन इंडिया। अभी तक हम कंज्यूम करते थे, अब तुम बनाओ, हम भी कंज्यूम करेंगे, तुम भी कंज्यूम करो और पूरे वर्ल्ड को दो, और इससे कम से कम हिंदुस्तान के रोजगार बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा प्लस है जो कि, और वहां के कॉर्पोरेट, क्योंकि वहां अमेरिका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो इंडस्ट्रीज होती नहीं है, कॉर्पोरेट हाउसेज वहां कहीं ना कहीं ग्रेविटेट होंगी, भारत की तरफ झुकेंगी। और ये हमारे लिए एक जो चेन रिएक्शन होता है, जिसमें जब बराक ओबामा नरेंद्र मोदी को गाइड के रूप में दिखा रहे हैं और जिस शिद्दत के साथ, अब आप देखें जो खुलूस की शिद्दत है दोनों के बीच में, केमिस्ट्री की जो इंटेंसिटी है, अगर आप उसको देखें तो लग रहा है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेज एश्योर्ड हो सकती हैं इंडिया को लेके। ये मेरे ख्याल से केमिस्ट्री देख के ही लग रहा है कि एक बड़ा सक्सेस है जो कि इस विजिट से मिला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि दरअसल मोदी सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है, उस पर भी अमेरिका की नजर लगी हुई थी। एक ब्रेक, फौरन लौटते हैं। क्या हमारी महाशक्ति के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर इम्तिहान देकर वापस लौट रहे हैं नरेंद्र मोदी? एक छोटा सा रिएक्शन मैं अपने चारों मेहमानों से चाहूंगी। सबसे पहले आपके ही पास जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्या ये माना जाए कि दरअसल नरेंद्र मोदी की ये यात्रा सफल रही है? जैसा भी शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल देव जी, निश्चित रूप से मैं इसको सफल मानूंगा, इस अर्थ में नहीं कि बहुत कुछ ठोस उपलब्धियां और फायदे वो लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन इस अर्थ में कि भारत और अमेरिका की महत्वपूर्ण, जिसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा गया था कई साल, 10 साल पहले, वो उसमें एक जो झोल आया था, एक रुकावट सी आई थी, वो झोल अब दूर हुआ है। एक नई समझ और नई ऊर्जा इन संबंधों में आई है और एक बहुत सघन, दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद, पारस्परिक और दुनिया के लिए फायदेमंद रिश्ते की नींव बनाकर। बिल्कुल, जीवीएल नरसिम्हा राव जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जी बताइए। चित्रा जी, ये इस दौरे से मैं समझता हूं बहुत अभूतपूर्व सफलता रही है इस यात्रा का, और इससे एक दूसरे को समझ सके हैं शिखर स्तर पर। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पहले अमेरिका अध्यक्ष से जो बात हुई है, इससे उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वहां की बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस क्या है, और भारत किस प्रकार, भारत की क्या लक्ष्य क्या है अगले साल 2 साल में, के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमेरिका से क्या मिला, क्या हमने दिया, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर यस वी कैन का जो नारा दिया था 2004 में नरेंद्र मोदी ने और 2008 में बराक ओबामा ने, कम से कम स्थिति एक साथ मिलकर खड़े होने की नजर आ रही है और याचक की भूमिका से अब कहीं ज्यादा आगे बढ़कर आंखों से आंखें मिलाकर भारत इस वक्त बात कर रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।